आज हम लोग क्लास 10th भूगोल का अध्याय 6 पढ़ेंगे, जिसका नाम है विनिर्माण उद्योग। और ऑनलाइन वीडियो का ये 17 भाग है। इसके पहले वाले जो हम लोग अध्याय में पढ़े थे, ठीक ना, वह था 5वां अध्याय खनिज के बारे में, ठीक ना। तो हमें इस अध्याय में क्या पढ़ना है? विनिर्माण उद्योग। देखिए, किसे कहा जाता है विनिर्माण उद्योग? कच्चे पदार्थ को पक्के पदार्थ या निर्मित माल में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। मतलब यदि कोई कच्चा पदार्थ है या कच्चा माल है, उसको पक्के माल में, जैसे मान लीजिए गन्ना है, ये कच्चा हो गया ना, तो यदि हम उसे पक्के माल में मतलब चीनी में हम उसको परिवर्तित कर दे रहे हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विनिर्माण या वस्तु निर्माण के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो एक बार और सुन लीजिएगा, कहा गया कच्चे माल या पदार्थ को पक्के पदार्थ या माल में निर्मित परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को ही विनिर्माण कहते हैं। मतलब यदि हम उनका उपयोग करते हैं, उन्हें कच्चे वस्तु हैं उनमें पक्के वस्तु में हम उनको परिवर्तित करते हैं और उससे अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, तो उसे ही हम लोग विनिर्माण कहते हैं। कागज लकड़ी से, लोहा इस्पात लौह से, एल्युमिनियम बॉक्साइट से निर्मित होता है। जैसे मान लीजिए कागज किससे बनता है? लकड़ी से। तो लकड़ी क्या है? कच्चा माल है, उसे हमें पक्के माल में किस में बदल गया? कागज। उसी तरह लोहा इस्पात है, वो लौह के बनता है, जो कच्चा लोहा होता है। एल्युमिनियम बॉक्साइट से, एल्युमिनियम का नाम सुने होंगे, जैसे बॉक्साइट आप किसके पहले वाले वीडियो में आप लोग पढ़े होंगे बॉक्साइट के बारे में, ठीक ना। तो उससे हमें क्या बनता है? एल्युमिनियम। तो इस तरह निर्मित होते हैं। किसी देश की आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योगों के विकास से मापी जाती है। मतलब किसी भी देश का जो आर्थिक उन्नति या विकास होता है, जो विनिर्माण हमारे जो उद्योग होते हैं, उनके विकास के द्वारा उस देश का आर्थिक विकास संभव किया जाता है। मतलब यदि हमारे देश में विनिर्माण उद्योग का विकास तीव्र गति से हो रहा है, ठीक ना, तो उसके साथ साथ हमारे देश का भी विकास बहुत तेज़ी से होगा, ठीक ना। अब देखेंगे हम लोग विनिर्माण का महत्व, मतलब जो विनिर्माण उद्योग है उनका क्या महत्व है। विनिर्माण उद्योग सामान्यतः विकास की तथा विशेषतः आर्थिक विकास की ऋण समझे जाते हैं। मतलब जो विकास होता है, ठीक ना, या आर्थिक जो विकास है उसकी ऋण समझी जाती है। कौन? विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण का महत्व निम्नलिखित है। इसमें दिया है पहला, विनिर्माण उद्योग न केवल कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है, वरन द्वितीयक और तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराकर कृषि पर हमारी निर्भरता को कम करते हैं। मतलब विनिर्माण उद्योग तो है, केवल कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है। एक तरह से आपको बता दे रहा है, कृषि का जो आधुनिकीकरण हुआ, मतलब नहीं तो पहले परंपरागत तरीके से खेती करते थे, ठीक ना, और आज कृषि के विभिन्न तरह के नई नई तकनीकें विकसित हुई हैं, उसमें बहुत अपना बड़ा योगदान दिया। वरन द्वितीयक उद्योग, जिसमें उद्योग संबंधी तृतीयक सेवाएं, उनमें हजारों से लाखों की संख्या में लोगों को रोजगार क्या किया? उपलब्ध कराया, जिससे कृषि पर जो पहले भार जो हमारा अधिक था, वो धीरे धीरे क्या हो गया? कम हो गया। देश में औद्योगिक विकास बेरोजगारी तथा गरीबी उन्मूलन में सहायक रहा। मतलब विनिर्माण के द्वारा देश में औद्योगिक विकास हुआ और उस औद्योगिक विकास से बेरोजगारी तथा गरीबी में धीरे धीरे कमी देखने को मिली। निर्मित वस्तुओं का निर्यात वाणिज्य व्यापार को बढ़ाता है। मतलब यदि हम बड़े पैमाने पर निर्यात करते हैं, व्यापार करते हैं, वस्तुओं को बनाते हैं, दूसरे देशों को भेजते हैं, तो उस तरह हमें क्या होता है? हमारे वाणिज्य व्यापार को बढ़ावा मिलता है, जिससे हमें विदेशी मुद्रा क्या होती है? प्राप्त होती है, ठीक, डॉलर प्राप्त होगा। तो जानते हैं डॉलर रुपया से कभी क्या होता है? अधिक होता है। तो इसलिए हमारी आय जो आमदनी क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी, ठीक ना। वे देश ही विकसित हैं जो कच्चे माल को विभिन्न तथा अधिक मूल्यवान तैयार माल में निर्मित करते हैं। मतलब वही देश विकसित हैं जो कच्चे माल को विभिन्न आर्थिक मूल्यवान में तैयार करते हैं, ठीक ना, माल में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? विनिर्माण उद्योग या विकसित देश के नाम से जानते हैं। भारत का विकास विविध और शीघ्र औद्योगिक विकास में निहित है। मतलब यदि हमारे देश का विकास करना है भारत का, उसके लिए हमें विभिन्न तरह के विनिर्माण उद्योग को विकास में लाना है शीघ्र, तभी जाकर हमारा विकास क्या होगा? संभव होगा, न तो हमारा विकास संभव नहीं है। अब दिया है
कृषि एवं उद्योग एक दूसरे के पूरक है, मतलब कृषि और उद्योग एक दूसरे पर क्या है, निर्भर है। इसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है ना। किस तरह निर्भर, भी हम आपको बता रहे हैं। कृषि तथा उद्योग एक दूसरे से पृथक नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक हैं। उदाहरणतः भारत में कृषि पर आधारित उद्योगों ने कृषि पैदावार बढ़ोतरी को प्रोत्साहित किया। ये उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर है। मतलब बहुत ऐसे हमारे जो उद्योग हैं जो कृषि पर क्या है, निर्भर है। तो कृषि को बढ़ावा मिला विभिन्न तरह के पैदावार को उत्पादन करने में, ठीक ना। ये उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि पर क्या है, निर्भर, तथा इनके द्वारा निर्मित उत्पाद, जैसे मान लीजिए सिंचाई के लिए पंप, जैसे मान लीजिए हम लोग सिंचाई करते हैं तो पंप सेट, ये किससे बनता है, कारखानों द्वारा, उद्योगों के द्वारा। उर्वरक, खाद, रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाएं, प्लास्टिक पाइप, मशीनें, कृषि औजार आदि पर किसान निर्भर है। ये सभी जो हैं ये हमें कहाँ बनते हैं, कल कारखानों पर। तो इसीलिए हमारे जो कृषि एक तरह से है वो किस पर निर्भर है, उद्योग पर निर्भर है। और जो उद्योग है वो कृषि पर निर्भर है, किसान निर्भर है। इसलिए विनिर्माण उद्योग के विकास तथा स्पर्धा से न केवल कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिला है, इस तरह कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं। उसी तरह जैसे मान लीजिए अभी हम आपको बताएं, एक तरह से उद्योग जो हमारा वो किस पर निर्भर है, उसके लिए क्या करता है, वो हमें विभिन्न तरह के उत्पाद तैयार करता है। जैसे मान लीजिए कपास से उत्पादन करता है, तो कपास से हमें क्या मिलता है, वस्त्र उद्योग विकसित हुआ है। उसी तरह चीनी उत्पादन गन्ना उत्पादन करता है, गन्ने से हमें क्या मिलता है, चीनी उद्योग हमारा विकसित होता है। पर्सन, इस तरह के बहुत ऐसे उद्योग हैं जिनके लिए वो कच्चे माल क्या करता है, कृषि तैयार करता है। तो इसलिए उद्योग और कृषि एक दूसरे पर क्या है, निर्भर हैं, ठीक ना, पूरक हैं या निर्भर है। ठीक, अभी तक आपको ये लगभग समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे हम लोग राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान, मतलब हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें कितना उद्योगों का योगदान है। पिछले 20 वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद में डीजीपी के नाम से जाना जाता है, विनिर्माण उद्योग का योगदान 17% रहा है। 10% भाग खनिज खनन से, गैस तथा विद्युत ऊर्जा का योगदान रहा है। मतलब एक तरह से कहा जाए राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में जो उद्योगों के द्वारा हमें 17% का योगदान मिलता है, और 10% हमें योगदान खनिज खनन, मतलब भूमि के अंदर से विभिन्न तरह के जो खनिज, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, लौह, एश, बॉक्साइड, मैग्नीज इत्यादि, मतलब इनका निकाला जाता है। उसी तरह गैस है, विद्युत ऊर्जा है, इनका योगदान कितना प्रतिशत है, तो 10% इनका भारतीय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में इनका योगदान प्राप्त होता है। भारत की अपेक्षा अन्य पूर्वी एशियाई देशों में विनिर्माण का योगदान सकल घरेलू उत्पाद का 25 से 35% है। मतलब अन्य देशों में देखा गया है, जो भी हमारे पूर्व एशियाई जो देश हैं जहाँ विनिर्माण उद्योग का कितना योगदान रहा है, 25 से 35% तक उनका योगदान है। हमारे देश में कितना है, 17, तो बहुत ही कम है। 2003 में विनिर्माण क्षेत्र का विकास 9 से 10% प्रति वर्ष की दर से हुआ था। मतलब 2003 में देखा गया तो 9 से 10% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि देखने को मिला था, बढ़ा था। सरकारी नीतियों और औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी के नए प्रयासों से अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि विनिर्माण उद्योग अगले 10 वर्षों में अपना लक्ष्य पूरा कर सकता है। मतलब जिस तरह हमारे अर्थशास्त्रियों का अनुमान लगाया उन्होंने, जिस तरह बढ़ती चली जा रही है, ठीक ना, विनिर्माण क्षेत्र में राष्ट्रीय योगदान, तो 10 वर्षों में आने वाला जो समय है उसमें जो लक्ष्य रखा गया है 25 से 35, उस लक्ष्य को आसानी पूर्वक से हम पूरा कर सकते हैं। इस उद्देश्य से राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद की स्थापना की गई है। मतलब एक तरह से होड़ लगाकर, ठीक ना, बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा रहा है। तो ये अनुमान है, संभावना है कि अगले 10 वर्षों में जो हमें औद्योगिक क्षेत्र में या विनिर्माण क्षेत्र में जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में जो योगदान प्राप्त करना है उसे आसानी पूर्वक से हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक ना। अब देखेंगे औद्योगिक अवस्थित, ठीक ना, इसके बारे में देखेंगे। उद्योगों की स्थापना संभवतः जटिल है। इनकी स्थापना कच्चे माल की उपलब्धता, श्रमिक पूंजी, शक्ति के संसाधन तथा बाजार आदि की उपलब्धता से प्रभावित होती है। यदि मतलब मान लीजिए कि हमें कहीं उद्योग को स्थापित करना है, तो सर्वप्रथम उसके लिए हमें क्या चाहिए, वहाँ कच्चा माल होना चाहिए, वहाँ श्रमिक उपलब्ध होने चाहिए, पूंजी होनी चाहिए, शक्ति के संसाधन जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ठीक ना, इस तरह के साधन हमें चाहिए। उसके साथ साथ वहाँ नज़दीकी बाजार की भी आवश्यकता होती है। तब जाकर हम कहीं
उद्योग स्थापित कर सकते हैं। यदि ये सब चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं तो हम उद्योग स्थापित नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। आगे देखिए, इन सभी कारकों का एक स्थान पर पाया जाना लगभग असंभव है। और वास्तविक ये बात सत्य है कि ये सभी, जैसे मान लीजिए एक तो कच्चा माल है, श्रमिक है, पूंजी है, शक्ति के संसाधन तथा बाजार एक जगह होना बहुत ही क्या है, मुश्किल है, ठीक ना, बहुत ही कठिन है। फलस्वरूप विनिर्माण उद्योग की स्थापना के लिए वही स्थान उपयुक्त है जहाँ ये कारक उपलब्ध हो अथवा जहाँ इन्हें कम कीमत पर उपलब्ध कराया जा सकता है। मतलब उसी स्थान पर हम लगाएंगे जहाँ पर हमारे कच्चे माल उपलब्ध हो, श्रमिक हो, पूंजी हो, शक्ति के संसाधन यदि उपलब्ध है तो हम वहाँ आसानी पूर्वक से उद्योग को स्थापित कर सकते हैं या कम कीमत पर हम उपलब्ध करा सकते हैं, ठीक ना। स्वतंत्रता से पहले अधिकतर विनिर्माण उद्योगों की स्थापना दूरस्थ देशों से व्यापार पर आधारित थी, ठीक ना। जैसे दूरस्थ मतलब देश जो होते थे उनके व्यापार पर वो क्या होता था, निर्भर होता था। जैसे धीरे धीरे भारत में मुंबई, कोलकाता और चेन्नई आदि में स्थापित किए गए थे, ठीक ना, धीरे धीरे हमारे विनिर्माण उद्योग। किसी उद्योग की अवस्थित का निर्धारण न्यूनतम उत्पादन लागत से निर्धारित होता है, ठीक ना। मतलब उसमें यदि हम किसी भी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं तो उसका लागत क्या हो, न्यूनतम होना चाहिए, ठीक ना। तब जाकर हम वहाँ पर उस तरह के कृषि क्षेत्र स्थापित कर सकते हैं। यदि न्यूनतम लागत हमारा वहाँ अधिक है तो हम वहाँ उत्पादन करना बहुत ही मुश्किल होता है। सरकारी नीतियों तथा निपुण श्रमिकों की उपलब्धता भी उद्योगों की अवस्थित को प्रभावित करती है। जैसे मतलब सरकारी कुछ नीतियाँ होती है, सरकार वहाँ विभिन्न तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराती है। निपुण श्रमिक मतलब जो श्रमिक हैं वो अपने कार्य क्षेत्र में बिल्कुल क्या है, पूर्ण है, ठीक ना। तब जाकर हमारा उद्योग की अवस्थित को भी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो ये था हमारा उद्योगों की अवस्थित को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक ना। अब आगे हम लोग देखेंगे उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया है। उद्योगों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें पहला है प्रयोग किए गए कच्चे माल के आधार पर। मतलब जो इसके अंतर्गत जो हमारा पहला जो आता है, ठीक ना, उद्योगों जिसमें प्रयोग किए गए कच्चे माल के आधार पर। मतलब हम जो प्रयोग करते हैं उद्योगों में कच्चे माल के आधार पर, जिसमें पहला हमारा कृषि आधारित उद्योग, जिसमें सूती वस्त्र है, ऊनी वस्त्र है, पटसन है, रेशम है, रबड़ है, चीनी, चाय, काफ़ी, वनस्पति तेल उद्योग आदि आते हैं, ठीक ना। ये सब किस पर आधारित हैं, सब कृषि पर। जैसे सूती वस्त्र, कपास का उत्पादन करते हैं, ऊनी, ठीक ना, पटसन जूट का नाम सुने होंगे, पढ़े भी होंगे, रबड़ है, चीनी किससे बनता है, गन्ना से, चाय, काफ़ी, वनस्पति तेल आदि ये सब किसी पर आधारित है, कृषि पर आधारित हमारे उद्योग हैं। दूसरा आता है खनिज, लोहा तथा इस्पात, सीमेंट, एल्युमिनियम, मशीन, औजार, पेट्रो रसायन उद्योग, ये सब क्या है, खनिजों पर आधारित उद्योग है। जो भूमि के अंदर से खनिज निकाल कर इनको क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। जैसे मान लीजिए चूना पत्थर का नाम सुने होंगे, जिससे सीमेंट उद्योग स्थापित होता है। लौह अयस्क का नाम सुने होंगे, जिससे लोहा इस्पात उद्योग होता है। एल्युमिनियम बॉक्साइड का नाम सुने होंगे, ठीक है। तो इस तरह के ये हमारे उद्योग इससे क्या होते हैं, स्थापित होते हैं। दूसरा देखेंगे कच्चे माल द्वारा निभाई गई भूमिका के आधार पर। मतलब जो कच्चे माल के द्वारा जो निभाई गई जो हमारी भूमिका के आधार पर उद्योगों को भी दो भागों में बांटा गया है। एक होता है आधारभूत उद्योग, इनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर होते हैं, हम उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं। मतलब उससे अन्य जो भी हमारे उद्योग हैं उस पर क्या है, निर्भर हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, आधारभूत उद्योग। जिसमें मान लीजिए लौह इस्पात मतलब लोहा इस्पात, तांबा है, एल्युमिनियम है, ठीक ना, सीमेंट है, ये हमारे आधारभूत उद्योग हैं। जो इनसे अन्य भी हमारे कई ऐसे उद्योग उन पर क्या है, निर्भर। जैसे मान लीजिए लोहा इस्पात उद्योग है, सोचिए आप, ठीक ना। तो उससे सिर्फ एक ही उद्योग होता है, उससे विभिन्न तरह के उद्योग, जैसे मान लीजिए गाड़ियाँ बनती हैं, ठीक ना, मशीनें बनती हैं, विभिन्न तरह के औजारें बनती हैं, तो इसलिए हम उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं। एक होता है उपभोक्ता उद्योग, जो उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु करते हैं। जैसे हम उत्पादन करते हैं क्या, उपभोक्ता के लिए, सीधे कि उस उपभोक्ता को उसका उपयोग कर सके। जैसे चीनी, कागज, दंत मंजन, पंखे, सिलाई मशीन इत्यादि, जिनका हम उपभोग करते हैं, ऐसे उद्योग को हम लोग उपभोक्ता उद्योग के नाम से जानते हैं। तीसरा देखेंगे पूंजी निवेश के आधार पर। मतलब पैसे जो हम निवेश करते हैं, लगाते हैं बाजारों में, ठीक ना, उद्योगों में जो लगाते हैं, उसके आधार पर बांटा गया है। एक होता है लघु उद्योग,
लघु उद्योग ऐसे उद्योग हैं जिनमें अधिकतम निवेश 1 करोड़ तक का होता है। मतलब ऐसे निवेश है जिसमें हम 1 करोड़ रुपए तक उस पर क्या कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, ठीक ना। ऐसे उद्योग को हम लोग क्या कहते हैं, लघु उद्योग। दीर्घ उद्योग में निवेश की सीमा 1 करोड़ से अधिक होती है। मतलब हम 1 करोड़ से अधिक रुपए लगाकर हम उद्योग स्थापित कर सकते हैं। ऐसे उद्योग को हम लोग दीर्घ उद्योग के नाम से जानते हैं। चौथा है हमारा स्वामित्व के आधार पर। मतलब अब देखिए कई प्रकार के उद्योग होते हैं, एक निजी उद्योग होता है, एक सार्वजनिक होता है और एक संयुक्त होता है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। सार्वजनिक क्षेत्र में लगे सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रतिबंधित अथवा सरकार द्वारा संचालित उद्योग होते हैं, ठीक ना, जिन्हें हम सार्वजनिक मतलब उस उद्योग पर सरकार का पूरी तरह से क्या होता है, अधिकार होता है। जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भेल का नाम सुने होंगे, ये भारत की कंपनी है, सरकारी कंपनी है। उसी तरह स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल का नाम सुने होंगे, ठीक ना। तो इस तरह की ये महत्वपूर्ण 2 कंपनियां जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र, कभी कभी पूछता है सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत 2 किसी उद्योग का नाम लिखिए, तो एक भेल है और एक सेल है, ठीक ना। जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहते हैं और इसको कहते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सिटी, ठीक ना। तो इसे सेल के नाम से जानते हैं। अब देखिए आता है ख, निजी क्षेत्र के उद्योग। निजी क्षेत्र के उद्योग जिनका एक व्यक्ति के स्वामित्व में और उसके द्वारा संचालित है। मतलब उस उद्योग पर किसी एक ही व्यक्ति का अधिकार होता है, बल्कि उस पर सरकार का अधिकार नहीं होता है, ठीक ना। और उसका संचालन वही व्यक्ति क्या करता है। तो इसलिए हम लोग निजी क्षेत्र के अंतर्गत उसको रखते हैं। टिस्को, टाटा आयरन स्टील कंपनी उसका नाम है, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर आदि, ये हमारे निजी क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग आते हैं, ठीक ना। अब देखेंगे संयुक्त क्षेत्र के अंतर्गत। संयुक्त उद्योग वैसे उद्योग जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं। ऐसे उद्योग को हम लोग जिस पर मतलब एक तो राज्य सरकार का भी अधिकार होता है प्लस निजी व्यक्ति का भी, मतलब दोनों एक साथ मिलकर यदि उसको चलाते हैं तो ऐसे उद्योग को हम लोग संयुक्त उद्योग के नाम से जानते हैं। जिसमें ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक ना, ऑयल इंडिया लिमिटेड एक उद्योग है, फैक्ट्री है, कारखाना है, ठीक ना, जिसमें निजी क्षेत्र और सरकारी दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो हम उन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त उद्योग के नाम से जानते हैं, ठीक ना। अब देखेंगे घ, सहकारी उद्योग। क्या नाम है, सहकारी, जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादों और श्रमिकों या दोनों के हाथों में होता है। मतलब जो कच्चे माल की पूर्ति करता है, जो उत्पादक करता है वह, और दूसरे नंबर पर श्रमिक, ये दोनों के हाथों में होता है। संसाधनों का कोष संयुक्त होता है, मतलब जो भी उससे धन प्राप्त होता है वो संयुक्त होता है। उसमें उत्पादक श्रमिक दोनों को ही लाभ होगा और हानि होगा तो दोनों को ही उसमें हानि भी होता है, ठीक ना। जैसे महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, केरल के नारियल पर आधारित उद्योग, मतलब केरल का जो नारियल उद्योग है उस पर आधारित महाराष्ट्र का चीनी, तो ये दोनों ही सहकारी उद्योग, मतलब इस पर जो कच्चे माल के पूर्ति करने वाले जो उत्पादक होते हैं वह प्लस श्रमिक दोनों, यदि लाभ होगा तो दोनों को होगा, यदि हानि होगा तो दोनों को होगा। वो क्या करते हैं, वो मतलब लाभ हानि आपस में ही विभाजित कर लेते हैं अनुपातिक रूप से, ठीक ना। लास्ट है इसका, कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा और भार के आधार पर, मतलब यह कच्चे या तैयार जो माल है उनकी मात्रा कितनी है या उनका भार है, उसके आधार पर उद्योगों को वर्गीकृत किया गया है। तो एक है हमारा भारी उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, ये भारी उद्योग हैं, ठीक ना, इनका वजन बहुत अधिक होता है इसलिए हम इन्हें भारी उद्योग कहते हैं। एक होता है हल्के उद्योग, जो कम भार वाले कच्चे माल का प्रयोग कर हल्के तैयार माल का उत्पादन करते हैं। मतलब कच्चे माल का उपयोग करके और हल्के तैयार माल का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, तो इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, हल्के उद्योग के नाम से जानते हैं। इसमें दिया इलेक्ट्रिकल उद्योग और खिलौना आता है, ठीक ना। तो इस तरह के हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम सुने होंगे, जो वस्तुएं हैं उद्योग होते हैं, विद्युत संबंधी और खिलौना संबंधी जो भी हमारे उद्योग आते हैं वो सब किनके, हल्के उद्योग के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक ना। तो इस तरह ये हमारा यहाँ पर समाप्त हुआ 17 वीडियो। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कृषि आधारित उद्योगों के विस्तृत भाग में, ठीक। थोड़ा सा आप एक बार कमेंट करके ज़रूर हमें बता दीजिएगा कि वीडियो साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं, ठीक ना। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग पुनः 18 वाला जो भाग होगा उसमें मिलेंगे। इसमें कृषि पर आधारित जो भी हमारे उद्योग हैं,
चाहे वो वस्त्र उद्योग हो, चाहे चीनी उद्योग हो, इनके बारे में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। अगले वीडियो में पुनः हम लोग